नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे कल रह गए थे क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 30 है, नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है। कुछ नदियों के नाम दिए हैं, उसमें से हमें बताना है कि नासिक की त्रिम्बक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। पहला ऑप्शन है शत्रुंजय। शत्रुंजय नदी कहाँ से निकलती है, तो हम डिटेल्स में जानेंगे इसको। शत्रुंजय नदी जो है वो गुजरात से निकलती है। गुजरात से निकलती है शत्रुंजय नदी। और गुजरात में भी गिर नेशनल पार्क आप सब जानते होंगे, जहाँ पर बब्बर शेर पाए जाते हैं, वहाँ पर उसी नेशनल पार्क से निकलती है शत्रुंजय नदी। दूसरा हमारे पास है भद्रा नदी। और जो भद्रा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो भद्रा नदी आपको पर्याप्त मात्रा में पता होना चाहिए थे कि ये कर्नाटक से निकलती है। जब ये कर्नाटक से निकलेगी तो त्रिम्बकम पहाड़ी से तो नहीं निकल पाएगी, महाराष्ट्र में है नासिक, तो ये भद्रा नदी भी नहीं होगा। आगे है हमारे पास वो है ढाढर नदी। अब ढाढर नदी जो निकलती है वो गुजरात से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? गुजरात से निकलती है। ये गुजरात से हो गई। अब लास्ट बची हमारे पास वो है वैतरणा नदी। तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन होगा वैतरणा नदी जो है वो नासिक से निकलती है, त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलती है। और ये 154 किलोमीटर टोटल लंबाई बहती है, जाकर के ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये आपका ऑप्शन जो इसका सही था वो था ऑप्शन डी। ये करेक्ट करना था आपको, होपफुली करे होंगे। अगला हम देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर पे क्या लिखा है कि फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं। ये सब कंपनियां हैं और ये कंपनियां किसकी उदाहरण हैं हमें पता होना चाहिए था। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन सभी कॉमर्शियल साइट्स हैं, मतलब इससे खरीदी बिक्री सामान गुड्स वगैरह लेते हैं लोग, ऑर्डर करते हैं इनसे। आप सब ने तो यूज़ किया होगा। तो ये किस कैटेगरी की कंपनी है? अब इसमें लिखा है C2B फर्स्ट में। C2B का मतलब होता है, C का मतलब होता है कस्टमर, 2B का मतलब होता है बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस। क्या ये कस्टमर टू बिजनेस है? नहीं है, क्योंकि कस्टमर टू बिजनेस नहीं है, क्योंकि हमको फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी को रखना होता है, इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमको कस्टमर को रखना पड़ेगा इसमें। क्योंकि सारी जो कंपनियां हैं वो अपने सामानों को, उत्पादों को बेचती है। तो ये C2C है, कस्टमर टू कस्टमर है क्या? नहीं है। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर है क्या? हाँ, बिजनेस टू कस्टमर है, क्योंकि ये सभी बिजनेस करती है, कस्टमर के लिए करती है। आगे है B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। तो ये B2C है, ये जोड़े रखती है, यानी बिजनेस टू कस्टमर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट होगा, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना पड़ता है। अब क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यानी उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना पड़ता है। दैट मीन्स कि गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आपसे सही इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। ये कौन सा हमला कहलाता है इंटरनेट में, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, फिशिंग हमला। फिशिंग हमला करेक्ट ऑप्शन है। और इसी को मैं बता रहा था कि फिशिंग ऑप्शन क्या होता है कि अगर कोई आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, वो मोबाइल चलाते समय बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं कि 31 है, 31 में मोदी जी हर किसी के मोबाइल पे रिचार्ज करा रहे हैं, ब्लू लाइन को टच करके और लिंक को टच करके और जानकारी फिलअप करो, टी शर्ट मिल रही है, तमाम तरीके ऐसे झूठे प्रलोभन इंटरनेट में मिलते हैं और हम उसको फिल करके और अंदर चले जाते हैं लोभ और लालच के कारण। तो यही जो हमला कहलाता है इसे ही फिशिंग हमला कहते हैं। मतलब किसी के साथ छल करके गलत जानकारी दे करके और सही जानकारी आपसे निकाल लेना। अब वो सही जानकारी क्या होती है?
सही जानकारी होती है कि आप इंटरनेट में आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, उसके पासवर्ड सुरक्षित करना, आपकी फ़ोटोज़ हैं, आपकी वीडियोज़ हैं और तमाम चीज़ें हैं, तो उसका सारा एक्सेस वो ले लेते हैं और इसी को कहते हैं फिशिंग हमला करना। तो होपफुली आप समझ ही गए होंगे कि 33 का जो है उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना क्या कहलाता है, तो ये फिशिंग हमला कहलाता है इंटरनेट में। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंक्स वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वह प्रक्रिया को बताइए जिसके द्वारा जो रिसीवर है वो संदेश के स्रोत को पढ़ करके प्रयोग करके संकेत की व्याख्या करता है, उसे क्या कहते हैं? सूचीकरण कहते हैं। सूचीकरण मतलब होता है लिस्टिंग करना, है ना। लिस्टिंग करना तो होगा नहीं, जैसे कोई एक भाषा में शब्द लिखा है, जैसे हम आप रीजनिंग में पढ़ते हो कोडिंग और डिकोडिंग, तो कोई कोड लिखा है तो उसको डिकोड करना, सीधी सी भाषा में समझ जाइए कि कोई संदेश है उसकी व्याख्या करना मतलब डिकोडिंग करना। और डिकोडिंग करने को क्या कहते हैं, यहाँ हिंदी जो लोग जानते होंगे वो बता सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में भी आता है ट्रांसलेशन। अब हिंदी नहीं आते तो समझ जाएंगे इंग्लिश। तो लिस्टिंग, सूचीकरण करना मतलब लिस्टिंग करना होता है। विकेंद्रीकरण करना मतलब होता है डिकोडिंग करना, संदेश की क्या करना, डिकोडिंग। अब जब संदेश की डिकोडिंग की जाएगी तब व्याख्या हो जाएगी संदेश की। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है कि कोई संदेश की जो व्याख्या है कोई कैसे कर पाएगा, कब करेगा वो, जब डिकोड कर जाएगा, उसको डिकोड करा जाएगा। डिकोड करना ही कहलाता है विसंकेतन। सी नंबर होगा संकेतीकरण। संकेतीकरण को कहते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग तो होगा ही नहीं क्योंकि हम उसका वो नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनना मतलब लिसनिंग हो जाएगा, लिसन विथ केयरफुली, तो ये भी होगा नहीं, ये सब ऑप्शन नहीं होंगे। विकेंद्रीकरण मतलब होता है डिकोडिंग करना, और किसी संदेश की हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, दैट मीन्स उसकी डिकोडिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन सही होता और जिसने बी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट किया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34। 34 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। कुछ वेब ब्राउज़र लिखे हैं, वो वेब ब्राउज़र आपको बताना है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो सब लोग जानते होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये तो वेब ब्राउज़र है ही है। फिर है मोज़िला फायरफॉक्स, तो ये भी जो है वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम सभी इसका मोस्टली उपयोग करते हैं, तो ये भी है वेब ब्राउज़र। याहू जो है एक सर्च इंजन की तरह काम नहीं करता, पहले करता था लेकिन अब जो है ये मेल सर्विस प्रोवाइड करता है याहू, तो याहू एक वेब ब्राउज़र नहीं रहा। तो हमारा ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर डी। याहू जो है, याहू जो कंपनी है वो मेल प्रोवाइड करती है, मेल के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, तो ये वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला 36वां नंबर क्वेश्चन है। 36वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, इसे बताना है। पहला है निर्वात नलिका, क्या इसका प्रयोग हुआ था? नहीं, इसका प्रयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता था, अगर कंप्यूटर है, पता था कि बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो बड़े बड़े कंप्यूटर में बहुत सारे उपकरण होते थे और उन उपकरणों को ठंडा रखने के लिए वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी, उसमें पानी की सर्किट को दौड़ाया जाता था, उसी को आपको क्या कहते थे, निर्वात नलिका या वैक्यूम ट्यूब कहा जाता था, और इसका प्रयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, सेकेंड जनरेशन में पूछा है। अब हमारे पास है VLSI। क्या VLSI का प्रयोग किया गया था? VLSI का प्रयोग इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या इसका प्रयोग किया गया था? नहीं, इसका प्रयोग फोर्थ जनरेशन में किया गया था। टोटल फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में मानी गई है। पढ़ाया जाता है कि 5 जनरेशन में कंप्यूटर की हुई है, लगभग 10-10 साल का गैप इसमें है। तो VLSI का प्रयोग भी फोर्थ जनरेशन में होगा। तीसरा है ट्रांजिस्टर, क्या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? हाँ जी बिल्कुल, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी हमारे पास है। ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हुए जो वैक्यूम ट्यूब की जगह बच गई थी, जो वैक्यूम ट्यूब लगाने की जगह थी, उसे बचा दिया गया था और कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया था फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था सेकंड जनरेशन में, और कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया था, वर्क बढ़ गया था, मैन पावर घट गया था, लोगों को काम करना आसान हो गया था। तो ये तो सेकंड जनरेशन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चैट जीपीटी विकास किसके द्वारा किया गया है? जीपीटी आपको पता हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, तो क्या इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? गूगल के द्वारा किया गया? नहीं है। ओपन एआई, हाँ ये है, ओपन एआई के द्वारा किया गया है। एप्पल के द्वारा नहीं किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं किया गया। तो ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैट जीपीटी है। बहुत सारे लोग इसी का यूज़ कर रहे हैं। ये इतना आसान है कि चंद मिनटों में आप जो चाहें वैसा हर चीज़ को आप बना सकते हैं, हर चीज़ के जवाब जान सकते हैं। तो ये गूगल से भी स्ट्रॉन्ग है। लोग इसका हालांकि गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं ओपन एआई का। तो ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है जिसने चैट जीपीटी का विकास किया है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही था, ओपन एआई। जिनने किया अच्छी बात है, जिनने नहीं किया गलत बात है। अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन सा नहीं है हमें बताना है। एमपी टेंडर स्टेटस ये ई प्रोक्योरमेंट है। जैम है। एमपी ऑनलाइन ये पब्लिक सेक्टर का है, तो ये नहीं है। एमपी ल्यून ये है क्या? ये भी नहीं है। तो ऑप्शन जो है ये भी ऑप्शन जो है एमपी ऑनलाइन ये नहीं है। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। तो एमपी ऑनलाइन जिन लोगों ने लगाया है उन लोगों ने सही किया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है? तो कौन सा है वो पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है? टेलीफोन लाइन का प्रयोग करने वाला प्रकार को हम इसमें देखेंगे। ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। डी नंबर है सैटेलाइट, सी नंबर है फाइबर ऑप्टिकल्स, बी नंबर है केबल, और ए नंबर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है DSL। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है? ये ऑप्शन करेक्ट है, ये 3 ऑप्शन गलत हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है? यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग टेलीफोन लाइनों में इंटरनेट कनेक्शन को देने के लिए किया जाता है। ये उच्च गति से यानी हाई स्पीड से इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये मोबाइल के थ्रू नहीं, सॉरी केबल के थ्रू उसके तो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। मतलब टेलीफोन लाइन के द्वारा ही इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। इसका ऑप्शन आपको है DSL। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसमें टेलीफोन के थ्रू इंटरनेट सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया गया है इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल पढ़ेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ई कॉमर्स का क्या लाभ है? ई कॉमर्स मतलब होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मतलब बिजनेस व्यापार। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का क्या लाभ है? तो इसकी क्या 24/7 कार्य करने की क्षमता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि 24/7 होता क्या है।
24 घंटे सातों दिन, 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे सातों दिन। तो क्या 24 घंटे सातों दिन ई कॉमर्स काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है काम करता है। ऑनलाइन आप रात के 2 बजे 3 बजे कोई चीज़ का ऑर्डर कर दो, दुकान खुली हो ना हो, लेकिन वो उस समय आपकी ऑर्डर वो हो जाएगी, लग जाएगी। तो यही ई कॉमर्स का लाभ है, यानी 24/7 24 घंटे सातों दिन आप उससे इनकम कर सकते हैं। ये उसका सबसे अच्छा लाभ है। इसकी सीमित पहुंच है नहीं जी। आप भारत में बैठे बैठे अमेरिका को कंडा बेच सकते हैं, गोबर के उपले बेच सकते हैं। तो इसका तो सीमित उपयोग होगा ही नहीं ना, इसका तो ब्रॉड बहुत बड़ा उपयोग है ना। सीमित पहुंच तो है ही नहीं। खरीदारी के अनुभव को व्यापारिक करने की अक्षमता है नहीं, ये भी नहीं है। ऊंची परिचालन ऊंची परिचालन लगते हैं, ये नहीं, ये भी नहीं है। तो ये 24/7 बिल्कुल सही है, ए नंबर का ऑप्शन। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ है कि 24 घंटे सातों दिन इसमें काम हो सकता है, बिना रुके बिना थके। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।